नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है भोजन एवं भोज्य समूह। पिछली क्लास में हमने भोजन के कार्यों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम शारीरिक कार्यों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है सामाजिक कार्यों के बारे में। सामाजिक कार्य भोजन वैसे तो सामाजिक प्रतिष्ठानों वगैरह के रूप में काम में लिए जाते हैं, जैसे कोई सामाजिक सार्वजनिक समारोह वगैरह भी किए जाते हैं तो उनमें भी काम में लिए जा सकते हैं। जैसे कि कोई अतिथि के आवभगत के लिए काम में लिया जाता है, या किसी के साथ कोई काम निकलवाना है तो उसको पार्टी वगैरह दी जाती है, अच्छा खाना या अच्छी मिठाई वगैरह भेजकर भी सामाजिक कार्यों के रूप में, या फिर जैसे कि कोई वर्षगांठ बनाने के लिए, या किसी का जैसे कि मुंडन है या कोई शादी ब्याह वगैरह में किसी को बुला के, वैसे इन सभी में भी भोजन का आयोजन किया जाता है। सामाजिक का मतलब होता है समाज के लोगों से मेल जोल बढ़ाने के लिए, यानी कि ज़्यादातर जो भोजन है उनका जो प्रयोजन होता है रखने का, वो ये हो सकता है कि सामाजिक संबंध घनिष्ठ बनाने के लिए, आपस में कार्य को और अधिक अच्छा करने के लिए, या आपस में मित्रता और अच्छी बनी रहे, उसके लिए भी कई बार भोजन का आयोजन होता है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सामाजिक तौर पे हमको किस प्रकार से भोजन फायदा पहुंचाते हैं। सबसे पहला आ जाता है सामाजिक के अंदर आतिथ्य सत्कार। आतिथ्य सत्कार यानी कि गरीब हो चाहे अमीर हो या मध्यम वर्गीय व्यक्ति हो, सभी अपने घर पे अतिथि का सत्कार अवश्य करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अतिथि भगवान के समान होता है, उसके समतुल्य होता है। इसलिए हमारे घर आए मेहमान का आवभगत किया जाना बेहद ज़रूरी होता है। हम अगर देखें कि किसी के भी घर पे अगर जैसे कि मेहमान आए हैं तो उनको बिठाया जाता है, पानी चाय नाश्ता आदि की सुविधा की जाती है। तो ये होता है कि अतिथि का सत्कार करना, आए हुए अतिथि को मान सम्मान के साथ में भोजन नाश्ता वगैरह आदि उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि अतिथि को भी अच्छा लगता है, अतिथि के साथ हमारे जो संबंध है और अधिक घनिष्ठ भी बनते हैं। उसके अलावा ये भी होता है कि जैसे कि कई बार जैसे कि हमारे घर पे कोई अतिथि आया है वगैरह, उसको अच्छा भोजन करवाते हैं, तो उस अतिथि के जाने के बाद वो अतिथि जब किसी और संबंधी से मिलता है या अपने घर जाता है तो वापस हमारे साथ में जो उसका मेल जोल हुआ, किस प्रकार से हमने उसको नाश्ता पानी चाय वगैरह शरबत वगैरह आदि उपलब्ध करवाए, उनके बारे में वो वापस बताता है। तो उससे ये होता है कि हमारा जो सम्मान है वह भी बढ़ता है, साथ में हमने किस प्रकार से उनकी आवभगत की, कैसा भोजन दिया, उससे हमारा जो व्यक्तित्व है उनके सामने बेहद सुंदर बन के आकर्षण के साथ में उपस्थित होता है। और ऐसा आतिथ्य सत्कार सुंदर तरीके से किया जाए तो वो अतिथि हमारे साथ में और अधिक घनिष्ठता से जुड़ जाता है और हमारे घर भी आना पसंद करता है। वहीं अगर जैसे कोई हमारे घर पे अतिथि आया है, हमने पानी चाय नाश्ता आदि उनको उपलब्ध नहीं करवाए, तो ऐसे में वो अतिथि हमारे घर से दुखी होकर जाता है और उसको ये पसंद भी नहीं आता है कि किस तरीके से हमारा आवभगत हुआ, हमको कोई सम्मान नहीं दिया गया, भोजन नाश्ता चाय आदि के बारे में भी नहीं पूछा गया। तो ये हमारा व्यक्तित्व उतना ही देखा जाए तो अनाकर्षक हो जाता है और ये हमारे व्यक्तित्व को चोट भी पहुंचाता है कि उनके घर पे हमारा कोई भी जैसे कि सत्कार नहीं हुआ, पानी भी हमको नहीं पूछा गया। तो ये भी क्या होता है कि सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए भी भोजन चाय नाश्ता आदि एक अच्छा रोल निभाते हैं। दूसरा आ जाता है आर्थिक स्तर। आर्थिक स्तर यानी कि सभी का अपना एक आर्थिक स्तर होता है, उसी के अनुरूप वे भोजन का आयोजन वगैरह करते हैं। जैसे कि उच्च वर्गीय हैं, उच्च वर्गीय व्यक्ति, मध्यम वर्गीय या फिर निम्न वर्गीय। अब जैसा वर्ग के अंतर्गत आते हैं वे वैसा ही अपना भोजन वगैरह खान पान चाय नाश्ता आदि पे खर्च करते हैं। जैसे उच्च वर्गीय व्यक्ति हैं तो वो अपने नाश्ते वगैरह में जैसे कि बेमौसम के जो फल सब्जियां हैं या सूखे मेवे वगैरह हैं उनका उपयोग अधिक करते हैं। दूसरा मध्यम वर्गीय हैं, मौसमी फल सब्जियों वगैरह का उपयोग करते हैं। ये कुछ हद तक जैसे कि मिठाइयाँ वगैरह है या फिर कुछ हद तक मेवे का भी उपयोग कर सकते हैं।
निम्न वर्गीय हैं तो वे सिर्फ मौसमी सब्जियों वगैरह इनका उपयोग करते हैं। तो ये अपने वर्ग के अनुसार या अपनी आर्थिक स्तर के अनुसार भोजन वगैरह आदि पर खर्च भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम किसी के शादी में गए या किसी के घर पे मुंडन का समारोह वगैरह है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे कैसा भोजन का आयोजन किया गया उसके आधार पे उसका सामाजिक जो स्तर है उसका भी पता लगाया जाता है कि ये कैसे संपन्न परिवार है, गरीब परिवार है, निम्न वर्गीय है, मध्यम वर्गीय है या उच्च वर्गीय है। साथ में ही ये भी होता है कि जैसे कि कई बार मेहमानों को आने पर उसमें कितने पकवान रखे गए, 51 पकवान बनाए गए, 21 बनाए गए, 11 बनाए गए, 5 बनाए गए या 7 बनाए गए, तो उसके आधार पर भी ये पता लगता है कि किस तरह का जैसे कि उनका सामाजिक स्तर है या आर्थिक स्तर है, उसके आधार पे वो समाज के लोगों के लिए किस प्रकार की सुविधा करके भोजन का आयोजन करता है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि अपने कुछ काम निकलवाने के लिए, जैसे कि किसी से काम निकलवाना है, अच्छा भोजन करवा दिया जाए उसको या मिठाई वगैरह के साथ में उसके सामने उपस्थित हुआ जाए, तो वो हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। या फिर जैसे कि किसी को हमारे घर पे भोजन वगैरह पर आमंत्रित किया जाए, अगर कोई दुखी है या किसी से हमारे रिश्ते संबंध कमज़ोर हो चुके हैं, उनके साथ भोजन का आयोजन किया जाए तो हमारे उन रिश्तों में वापस से मिठास आ जाती है, संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं, काफ़ी घनिष्ठ हो जाते हैं। तो ये हमारा एक मेलजोल बढ़ाने के लिए, संबंध को अच्छा बनाने के लिए भी एक अच्छा रोल निभाता है भोजन। दूसरा आ जाता है मनोवैज्ञानिक कार्य। तीसरा जो कार्य है वो है मनोवैज्ञानिक। भोजन सिर्फ सामाजिक कार्य या शारीरिक कार्य नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ शरीर के लिए या समाज से संबंध बनाने के लिए आवश्यक नहीं, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी मिलनी चाहिए। क्योंकि भोजन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग खाना खा लें, खाना जो खाया है वो भरपेट भी होना चाहिए, हमारी पसंद का भी होना चाहिए, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भी होना चाहिए। अब जैसे कि कई बार जैसे कोई व्यक्ति है जो प्रतिदिन चावल खाना पसंद करता है, उसको अगर रोटी सब्जी वगैरह दे दी जाए तो वो खाना पसंद नहीं करेगा। वही एक जैसे कि हिंदुस्तानी व्यक्ति वगैरह है, जैसे कि राजस्थानी है, वो राजस्थानी खाना पसंद करता है। अब अगर उसको दाल चावल इडली वगैरह सांभर प्रतिदिन खाने को दे दिया जाए तो वो व्यक्ति भरपेट खाना नहीं खा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो मनोवैज्ञानिक अगर देखा जाएगा, उसको मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाएगी उस व्यक्ति को। यानी कि भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी भूख को भी शांत करे, हमको खुशी भी प्रदान करे और हमारी जो आवश्यकताएं है उस भोजन को करने की वो भी पूरी हो जाए। मनोवैज्ञानिक कार्य को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला अगर देखा जाए संवेग प्रकट करना। संवेग हमारे जो भाव है उनकी अभिव्यक्ति भी जो है भोजन के आधार पर अलग अलग देखी जा सकती है। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न है तो वो व्यक्ति क्या करता है, बहुत ही अच्छे से भोजन करता है, भरपेट भोजन करता है। दूसरे संबंधियों के साथ में या परिवार के सदस्यों दोस्तों से जब मिलता है तो उनके लिए भी कुछ नाश्ता वगैरह ले जाता है या उनको मिठाई वगैरह भी बांटता है और अपनी खुशी को और अधिक जाहिर करता है और प्रसन्न होता है। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति बीमार है या दुख की स्थिति में है या उसका मन उदास है तो वो भरपेट भोजन नहीं कर पाता है। शारीरिक रूप से वो पूरी तरीके से भोजन नहीं ले पाने के कारण उसकी शारीरिक कमजोरी भी देखी जा सकती है, या उसका जो गुस्सा है वगैरह क्रोध की स्थिति में है तो उस समय उसने पूरा भोजन नहीं लिया तो वो भोजन में कमी आ जाती है। कुछ व्यक्ति प्रसन्नता की स्थिति में भोजन करते हैं तो कुछ दुख या क्रोध की स्थिति में भोजन नहीं करते हैं। फिर आ जाता है दूसरा, सुरक्षा की भावना। सुरक्षा की भावना में भी जैसे कि भोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम कहीं बस में यात्रा कर रहे हैं या दूर सफ़र के लिए जा रहे हैं, ट्रेन वगैरह का सफ़र है, अगर हम बाहर का भोजन करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कई बार बाहर का भोजन अच्छी प्रकार से पकाया हुआ नहीं मिलता है या अच्छे तरीके से बना हुआ नहीं होता है, उसमें साफ़ सफाई की कमी वगैरह देखने को भी मिलती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा मन उदास हो जाता है। लेकिन वही अगर हम घर से भोजन अपना साथ में लेके चले हैं, नाश्ता लेके चले हैं, तो हमको एक सुरक्षा की भावना आती है, सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारे पास हमारा भोजन है और हमारी जो भूख की है वो पूर्ति वहाँ पर की जा सकती है। उसके अलावा जो तीसरा अगर कारण देखा जाए, जैसे कि बल के रूप में भी भोजन का उपयोग होता है।
बल के रूप में जैसे अगर अपने को किसी से बात मनवानी है या काम करवाना है ज़बरदस्ती, तो उस समय भी जैसे उसको भूखा रख कर भोजन ना दिया जाए तो वो बात को मनवाया जा सकता है और काम निकलवाया जा सकता है। जैसे एक बच्चा होमवर्क पूरा समय पर नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसको भोजन ना दिया जाए, उसको 1 घंटे के लिए वगैरह 2 घंटे के लिए भोजन ना दिया जाए, या उसको ये सज़ा दी जाए कि जब तक काम पूरा ना किया जाएगा आपको भोजन नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा काम पूरा कर लेता है और उसको बाद में भोजन दिया जा सकता है। तो बात मनवाने के लिए बल के रूप में ये काम में लिया जा सकता है। पहले के समय में क्या होता था, जैसे राजा महाराजाओं के कई बार युद्ध होते थे, वो दूसरी सेना को जब पकड़ते थे, उनसे बात निकलवाने के लिए वो अपनी उन सेना को भूखा रखा करते थे, भोजन नहीं देते थे, और उनसे जो भी वो उनको बातें लेनी होती थी या उनसे जो महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित करनी होती थी वो कर लेते थे। तो ये एक बल के रूप में भी वहाँ पर काम में लिया जाता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा परीक्षा में प्रथम आया है, तो उस समय बच्चे का मनपसंद खाना बनाया जाए और बच्चे को उसकी फेवरेट चीज़ जैसे आइसक्रीम वगैरह है, चॉकलेट है, या कोई मिठाई है, या खाने में कोई सब्जी पसंद है, या जो भी उसको पसंद है वैसा बना के दिया जाए, तो बच्चे की प्रसन्नता भी बढ़ जाती है और उसको एक उपहार या पुरस्कार के रूप में वो वहाँ पर भोजन प्राप्त भी हो जाता है। तो ये हमारे भोजन के कार्य यहीं पे पूरे होते हैं। हमारे भोजन के कार्य जिसमें हमने शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है भोज्य समूह, कि ये जो भोजन हम ले रहे हैं वो किन किन समूहों के अंतर्गत आता है, कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त हो रही है, उनके बारे में। भोज्य समूह जैसे कि पहला आ जाएगा अनाज। अनाज के अंदर जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, जिसमें कि गेहूं, मक्का, बाजरा, रागी और मिलेट आदि। इनमें अगर देखा जाए तो कार्बोज, प्रोटीन वगैरह, वसा है, फॉलिक अम्ल है, विटामिन B1 है, B12 है, लौह तत्व है, रेशे हैं, ये आदि पदार्थ इनमें पाए जा सकते हैं। फिर आ जाता है दूसरा जो समूह है वो आ जाएगा यहाँ पर दालें। दालें जैसे कि मूंग दाल, चना दाल, तुअर, उसके अलावा मटर, राजमा, मोगर, मोठ आदि दालें आ सकती हैं। इनमें प्रोटीन की अधिकता रहेगी, कार्बोज की कुछ मात्रा पाई जाएगी, विटामिन्स की कुछ मात्रा पाई जाएगी, उसके अलावा लौह तत्व, कैल्शियम, वसा की कुछ मात्रा इनमें देखने को मिलती हैं। तीसरा आ जाता है दूध। दूध जिसमें दूध एवं दूध से बने पदार्थ, दूध, मलाई, दही, छाछ आदि, जिसमें पनीर वगैरह, चीज़ वगैरह भी आ सकते हैं। फिर आ जाएगा फल एवं सब्जियां। फल एवं सब्जियों में सबसे पहला आ जाता है फल। फल के अंदर अगर देखा जाए आम, अमरूद, केला, सेब, नाशपाती, संतरा, चीकू आदि। इनके अंदर अगर देखें विटामिन सी, विटामिन ए, B12 वगैरह, जैसे कि विटामिन, खनिज लवण, कैरोटीन आदि इनमें उपलब्ध रहते हैं। फिर आ जाता है दूसरा, अगर हम देखें फल और सब्जियों के अंदर हरी पत्तेदार सब्जी। हरी पत्तेदार का मतलब होता है वे सब्जियां जो हरी हैं लेकिन पत्तेदार हैं, जैसे कि पालक, बथुआ,
मेथी, धनिया, चौलाई आदि। इनमें अगर देखा जाए कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह है, फॉलिक अम्ल है, विटामिन B12 वगैरह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा आ जाता है अन्य सब्जियां। अन्य सब्जियां लेकिन वो हरी भी हैं, पीली भी है, लेकिन पत्तेदार नहीं है, जैसे कि आलू, प्याज, उसके अलावा बैंगन, मटर, भिंडी, लौकी, तुरई आदि। इन सब्जियों के अंदर फॉलिक अम्ल, विटामिन C, सेल्यूलोज, कैल्शियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और लास्ट जो चीज़ बच जाती है, पांचवा जो भोज्य समूह है, वो हमारे पास में है शक्कर और गुड़। शक्कर और गुड़ किन से प्राप्त होते हैं, जैसे कि इसमें आ जाएगा शक्कर, गुड़ वगैरह है जो गन्ना है, चुकंदर है, इनसे प्राप्त हो जाएगा। फिर एक और लास्ट और जो रहता है उसमें है वसा, तेल, घी के रूप में वगैरह, तो इसमें आ जाएगा तिल, मूंगफली, सरसों आदि जो तेल रहेंगे वे सभी। इनमें वसा की मात्रा पाई जाती है। तो ये जो कुछ भोज्य समूह हैं जिनको बांटा गया है, और इन्हीं से जो हम भोजन लेते हैं वो सभी इन्हीं में से कहीं ना कहीं से हमको प्राप्त होते हैं। जैसे कि अनाज में गेहूँ, मक्का, बाजरा, रागी, मिलेट, चावल वगैरह आ जाएंगे। दालें, मूंग, चना वगैरह, मोठ वगैरह सभी। दूध से बनी चीज़ें जिसमें कि मलाई वगैरह है, पनीर वगैरह है, चीज़ है। फल एवं सब्जियों में फल जो आ जाएंगे, आम, अमरूद, केला वगैरह, बहुत तरह के जो फल रहते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, वे सब्जियां जो कि हरी हैं, पत्तेदार हैं, जैसे कि पालक, मेथी वगैरह। अन्य सब्जियां जो हरी भी हो सकती हैं, पीली भी हो सकती हैं, लेकिन पत्तेदार नहीं है, जैसे आलू, प्याज वगैरह, बैंगन, मटर। शक्कर और गुड़, जिसमें गन्ना एवं चुकंदर से जो शक्कर और गुड़ वगैरह प्राप्त किए जा सकते हैं। वसा और तेल, जिसमें तिल, मूंगफली, सरसों है, इन सभी से जैसे तेल निकाला जाता है और प्राप्त किया जाता है। तो ये सभी हमारे भोज्य समूह हैं। इन्हीं भोज्य समूह से जो हम भोजन बनता है वो कुछ न कुछ मात्रा इन्हीं में से ली जाती है, और इन्हीं भोज्य समूह में सभी पोषक तत्व जो हैं वो पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। आज का हमारा सेकेंड चैप्टर यही फिनिश होता है। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।